हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। नए व्लॉग में आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है। और आज संडे है और आज मैं कहीं बाहर नहीं जा रहा हूँ। ये बहुत कम बार होता है क्योंकि मोस्टली संडे को मैं बाहर ही देखने को मिलता हूँ। बट आज कुछ ऐसा वीडियो बनाना था जिसकी वजह से मेरे को यहाँ पे रुकना पड़ा है। इंडिया से मेरे को बहुत सारे लोगों के मैसेज आते हैं, कॉल आते हैं, मेरे रिलेटिव्स या मेरे दोस्त वगैरह। वो मेरे को पूछते हैं कि वहाँ पे आईफोन की प्राइस क्या है, गोल्ड कितने में मिलता है, यहाँ पे लोग रहते कैसे हैं, वहाँ पे जॉब कैसे मिलती है, फिर सैलरी कितनी मिलती है। बहुत सारे क्वेश्चंस पूछते हैं वो लोग, कभी इंस्टाग्राम पे, कभी व्हाट्सएप पे, बहुत सारी जगह से मेरे को लोग पूछते हैं, मेरे फ्रेंड्स सारे। यही मतलब मोस्टली बहुत सारे क्वेश्चन दुबई के रिलेटेड पूछते रहते हैं। तो इसी चीज़ को लेकर सोचा कि क्यों ना वीडियो बनाई जाए। और वैसे भी यहाँ पे मेरे को दुबई में करीब 1 साल और 10-11 दिन हो चुके हैं। मेरे को कंप्लीट 1 साल हो गया है यहाँ पे। मैं मार्च 2024 में यहाँ पे आया था और अभी है मार्च 23 या 22। हाँ, मार्च 2025 है। मतलब 1 साल कंप्लीट हो चुका है और 10 दिन और ज़्यादा हो चुके हैं मेरे को। तो उस दौरान मेरे को जितने भी मेरे लाइफ के एक्सपीरियंस हुए यहाँ पे दुबई में और जो भी मैंने लाइफ देखी वो शेयर करने वाला हूँ। प्लस मैं आपको ये भी बताऊँगा कि इंडिया की लाइफ और दुबई की लाइफ में क्या क्या डिफरेंसेस है और वहाँ पे लोग कैसे रहते हैं, यहाँ पे लोग कैसे रहते हैं, सारा कुछ बताऊँगा। सो वीडियो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। तो वीडियो एंड तक देखिएगा, बिल्कुल स्किप मत कीजिएगा। बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव वीडियो होने वाली है। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। जब मैं बैंगलोर से यहाँ पे दुबई में आया, सबसे सबसे पहले मेरे को जब यहाँ पे एयरपोर्ट पे लैंड हुआ, दुबई एयरपोर्ट पे एकदम लग्जरी वाला फील हुआ। क्योंकि दुबई जैसा एयरपोर्ट तो मैंने कभी देखा नहीं था। बेंगलोर का भी बहुत सेक्सी लेवल का एयरपोर्ट है वो तो, खैर उसमें कोई कंपटीशन नहीं। इंडिया का तो सबसे बेस्ट एयरपोर्ट बेंगलोर का ही है। बट यहाँ पे जैसे ही लैंड हुआ मेरे को कुछ अलग लग्जरी वाली फील हुई। क्योंकि दुबई का नाम तो हमने पहले से ही ऐसा सुना था कि दुबई ऐसा मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर में बहुत स्ट्रॉन्ग है, बहुत आगे है, उनका नेक्स्ट लेवल का इंफ्रास्ट्रक्चर रहता है। फिर अजीब अजीब तरह की बिल्डिंगें रहती है, यूनिक यूनिक से डिज़ाइंस रहते हैं। और यहाँ पे आने के बाद मेरे को एकदम इम्प्रेशन जैसा था एग्जैक्टली वैसा ही रहा। मेरे को बहुत अच्छा लगा। फिर दुबई में जब मैं फर्स्ट टाइम आया उसके बाद हम लोग होटल में रुके थे। यहाँ पे एक अलबरसा करके एक एरिया है, वहाँ पे मोस्टली इंडियन कम्युनिटीज़ रहती है। तो वहाँ पे एक होटल थी, हम उस होटल में अराउंड 7 मंथ्स जितना हमने टाइम स्पेंड किया। और वो फर्स्ट टाइम था मेरी लाइफ में कि 6 या 7 मंथ्स से ज़्यादा टाइम मैंने किसी होटल में ऐसे स्पेंड किया हो। क्योंकि मैं यहाँ पे मेरे को जॉब लगी हुई है और इसकी वजह से मैं यहाँ पे आया था। कंपनी ने मेरे को ये सारा अकोमोडेशन सब कुछ प्रोवाइड किया हुआ था। वहाँ पे लाइफ इतनी मस्त थी, होटल लाइफ। ओ गॉड, आई कांट बिलीव कि मैं उतना उतना टाइम वहाँ पे स्पेंड करके आया। वो एरिया ही ऐसा था कि जहाँ पे इंडियन और पाकिस्तानी कम्युनिटी सबसे ज़्यादा देखने को मिल जाएगी तुम लोगों को। तो फिर बात ऐसी थी कि हमको स्टार्टिंग में मेरे को ऐसा लगा कि हाँ चलो दुबई में है, फॉरेन में जा रहे हैं, तो फिर इंग्लिश वगैरह बोलना पड़ेगा, लोगों के साथ कैसे इंटरेक्ट करेंगे, इंग्लिश वगैरह थोड़ा अच्छे से सीख के जाना पड़ेगा। वो सारी प्रिपरेशन तो मैं करके ही आया था। तो यहाँ पे जैसे जैसे थोड़े थोड़े मतलब थोड़े दिन बीतते गए, स्टार्टिंग में जब भी होटल रिसेप्शन या फिर किसी लोगों के साथ इंटरेक्शन करना होता तो इंग्लिश में ही बात करते थे मोस्टली। बट फिर धीरे धीरे जैसे टाइम स्पेंड होता गया, फिर लोगों के साथ मतलब थोड़ा थोड़ा इंटरेक्शन बढ़ता गया। तो फिर पता चला कि यार ये यहाँ पे तो लोग इंग्लिश से ज़्यादा हिंदी में बात करते हैं। और ये बात एकदम सच है क्योंकि तुम जहाँ पे भी जाओ वहाँ पे अपने इंडियन लोग ही भरे पड़े हैं। तुम सुपर स्टोर में जाओ, तुम होटल में जाओ, वहाँ पे काम करने वाले इंडियन मिलेंगे। फिर तुम रेस्टोरेंट में जाओ, फिर तुम मॉल में जाओ, फिर मॉल में किसी दुकान में जाओ। तुमको ऐसे समझ लो कि मेरे को 100 में से 80-85 या 90% जितने लोग तो इंडियन ही मिलते थे। और उनको उनके साथ कभी ऐसा मतलब स्टार्टिंग में तो इंग्लिश में बात करते थे। बट फिर जैसे जैसे दिन बीतते गए फिर कंफर्टेबल हो गए यहाँ के लोगों के साथ। तो फिर हिंदी में कहीं पे भी जाओ, सुपर स्टोर में जाओ या फिर कोई भी रेस्टोरेंट में जाओ, कहीं पे भी डायरेक्टली हिंदी में ही बात करते थे और वो भी समझ जाते थे। क्योंकि यहाँ पे यही कम्युनिटी सबसे ज़्यादा है। और अभी कुछ मैंने इंस्टाग्राम पे एक आध देखा था
कि इंडिया में दुबई में कौन सी कम्युनिटी और या फिर कौन सी कंट्री के लोग सबसे ज़्यादा रहते थे। तो सबसे टॉप पे इंडिया के ही लोग थे। अगर यहाँ पे अगर स्क्रीनशॉट मिलता है तो मैं यहाँ पे वीडियो के अंदर चिपका दूंगा, बट देख लेना। यहाँ पे इंडिया और पाकिस्तान के लोग ही सबसे ज़्यादा है। इनफैक्ट यहाँ के लोकल कम्युनिटी जो है उनसे ज़्यादा हमारी कम्युनिटी यहाँ पे है, इंडियन लोग। और बर दुबई तो भाई ऐसे समझ लो कि यहाँ पे मिनी इंडिया बस चुका है। कुछ लोग तो ऐसा भी बोल रहे थे कि दुबई को इंडिया का एक अलग स्टेट घोषित कर दिया जाए, क्योंकि वहाँ पे इंडियन लोग ही इतने सारे हैं। और उसमें भी बर दुबई जैसा एरिया, वहाँ पे पूरी अपनी इंडियन कम्युनिटीज़ रहती है। तो फिर उस एरिया में जब भी जाते हैं ना तो एकदम ऐसा फील होता है कि हाँ इंडिया में आ चुके हैं। पूरी गलियाँ इंडिया जैसी ही होती है। फिर इंडिया में कैसे अपना जब किसी स्ट्रीट पे चलते हैं अपन, तो रोड के आजू बाजू में बहुत सारे शॉप्स वगैरह रहते हैं, छोटे छोटे स्टोर्स रहते हैं। फिर जगह जगह पे रेस्टोरेंट्स रहते हैं। फिर खाने पीने के बहुत सारे मतलब स्टोर्स वगैरह रहते हैं। एग्जैक्टली यहाँ पे वैसा ही है। बात ये है कि यहाँ पे अपने इंडिया में जैसे पानी पूरी वाले ठेले वगैरह जो रहते हैं ना, ऐसी चीज़ें यहाँ पे देखने को नहीं मिलेगी, क्योंकि यहाँ पे सारी चीज़ें एकदम सिस्टमेटिक रहती है। यहाँ पे आपको ये ऐसा कुछ अलाउ नहीं है कि तुम ठेला लगा लो रोड के साइड में, कोई भी बिजनेस करो, नहीं, ऐसा अलाउड नहीं है। बट सारी चीज़ें सिस्टमेटिक रहती है और यही चीज़ें अच्छी लगती है, क्योंकि इससे क्या होता है कि क्लीनलीनेस बहुत ज़्यादा रहती है। दुबई की हर एक सोसाइटी में, रोड पे या कोई भी जगह पे जाओ, आपको क्लीनलीनेस इतना ज़्यादा देखने को मिलेगा। इन लोगों ने इतना अच्छे से सिटी को मेंटेन किया हुआ है ना। यहाँ पे रूल्स स्ट्रिक्ट तो है ही। अगर आप यहाँ वहाँ आजू बाजू में कोई रेंडमली कचरा फेंक देते हो और किसी ने देख लिया अथॉरिटी में से, तो आपको कड़क फाइन होगा। इतना कड़क फाइन होगा कि फिर आप दूसरी बार कचरा डालने पे भी सोचोगे कि डाल दूँ या फिर नहीं डालूँ कचरा। तो यहाँ पे लोगों का मतलब सिविक सेंस मतलब बहुत हाई है। सिविक के हिसाब से देखा जाए ना तो ये लोग बहुत आगे निकल चुके हैं, क्योंकि हमारे सराउंडिंग में मोस्टली हमने लाइफ ऐसी देखी है कि लोग कहीं पे भी कुछ खा लिया, चॉकलेट वगैरह, कचरा वहाँ पे छोड़ दिया, सिगरेट पी के फूंक दिया और फेंक दिया, जो कुछ भी होता है वो कचरा। तो मतलब ऐसी चीज़ें यहाँ पे आप लोगों को बिल्कुल देखने को नहीं मिलेगी। जितने भी लोग यहाँ पे, जो लोग सिगरेट वगैरह भी पीते हैं ना, मैं आप लोगों को किसी दिन दिखाऊंगा। वो सिगरेट का एक बॉक्स जैसा बना हुआ होता है, वहाँ पे जाते हैं, खड़े होते हैं, सिगरेट पी लेते हैं और फिर उसको उस डिब्बे में रख देते हैं। वो जो छोटा कुछ बचा होता है ना लास्ट में, बस वो चीज़ें उसको डब्बे में डाल देते हैं। ये ऐसे रेंडमली रोड पे नहीं डालते, और इसी वजह से आपको यहाँ के रोड सोसाइटीज़ इतनी क्लीन मिलेगी। और कोई भी ऐसा कचरा आपको ऐसे रेंडमली कहीं पे भी फेंकता हुआ देखने को ही नहीं मिलेगा। किसी तुम होटल के पास जाओगे ना किसी भी, तो होटल के पास भी मोस्टली ऐसा होता है। अलबरसा के जो होटल में रहते थे, तो वहाँ पे भी होटल के एग्जैक्टली बाहर एक ऐसा बॉक्स जैसा बना हुआ था सिगरेट के लिए। तो लोग क्या करते थे, मतलब होटल के बाहर आते थे, अगर किसी को सिगरेट फूकना हो कुछ भी, तो फिर वो वहाँ पे खड़े होके सिगरेट फूकते थे। फिर जो लास्ट में बचा रहता था ना कचरा, उसको उस डब्बे में रखते थे, क्योंकि अंदर भी अलाउड नहीं था। अगर आप अंदर स्मोकिंग करते पकड़े गए तो फिर तगड़ा फाइन लगेगा। और ये सारी चीज़ें दुबई के मोस्टली सारे लोगों को पता ही है, ऐसा उनका सिविक सेंस। यहाँ पे अगर ट्रैफिक और रोड सेफ्टी के बारे में बताऊँ तो बहुत ज़्यादा सिक्योर है यहाँ पे। तुम लोग ऐसे रोड पे क्रॉस करते जाओगे, मैंने एक वीडियो भी बनाया था, एक शॉर्ट्स बनाया था, शायद आप लोगों ने देखा होगा या नहीं देखा होगा, मेरे को पता नहीं। तो यहाँ पे जब लोग रोड क्रॉस करते हैं ना, तो मोस्टली जेब्रा क्रॉसिंग पे ही जाते हैं, और जब तक सामने ग्रीन सिग्नल ना आ जाए तब तक रोड क्रॉस नहीं करते। यहाँ पे ट्रैफिक सिग्नल का इतना कड़क रूल्स है कि आप एक भी सिग्नल का रूल्स तोड़ोगे तो फिर तगड़ा फाइन लगेगा। और आप कहीं पे भी जाके देखना, जब तक वो लाइट ग्रीन नहीं होती तब तक लोग क्रॉस नहीं करेंगे। और चाहे रोड कितना भी खाली क्यों ना हो, कोई भी चल क्यों नहीं रहा हो, जब तक आपकी बारी नहीं आती है तब तक वहाँ से कोई भी व्हीकल हिलेगा नहीं। सब डिसिप्लिन रहते हैं। और अगर सोसाइटी की बात करें तो सोसाइटी में ऐसा होता है कि अगर रोड क्रॉस करके आपको सामने वाली साइड में जाना हो, तो वहाँ पे ऐसा होता है कि जेब्रा क्रॉसिंग बनाया जाता है, जहाँ पे आपको रोड क्रॉस करना हो। और सपोज करो कि आप सामने रोड क्रॉस करके सामने जाने वाले हो और इधर से एक व्हीकल आ रहा हो, तो वो व्हीकल ऑटोमेटिकली थोड़े डिस्टेंस पे रुक जाएगा। सबसे पहले आपको प्रायोरिटी दी जाएगी।
आप निकल जाओगे उसके बाद वो व्हीकल वहाँ से निकलेगा। पेडेस्ट्रियंस को इतनी ज़्यादा प्रायोरिटीज़ दी जाती है कि आप बिलीव नहीं कर सकते हो। क्योंकि मोस्टली मैंने तो अभी तक मेरी लाइफ में ऐसा ही देखा था कि हम जब रोड क्रॉस करते हैं ना, तो कार वाला इधर से आता है, ऑटो वाला इधर से आता है, बाइक वाला इधर से आता है, सब लोग हमारे ऊपर चढ़ के बैठ जाते हैं। और कार वाले को तो इतनी भी पेशेंस नहीं होती है। यहाँ पे बिल्कुल ऐसा देखने को नहीं मिलेगा आप लोगों को, क्योंकि वो लोग पेशेंटली वेट करते हैं। अगर कोई ऐसे रोड क्रॉस करके धीरे से भी चल के जा रहा होगा और सामने 100 गाड़ी की लाइन लगी होगी ना बाजू में, तब भी लोग वेट करेंगे, कोई हॉर्न नहीं बजाएगा। इतना सिविक सेंस भाई, ये लोग सिविक के मामले में बहुत ज़्यादा ऊपर जा चुके हैं और उसका कोई कंपटीशन है ही नहीं। ये तो बात आप लोगों को माननी पड़ेगी और ये मैंने अपने लिटरली आंखों से देखा है और वीडियो में भी दिखाया है और बहुत बारी मैंने ये चीज़ें नोटिस करी है। ये चीज़ें ऐसे देखकर मेरे को लगता है कि हाँ यार, सच में ये लोग ह्यूमनली डेवलप्ड है। इनको देख के लाइफ में कुछ सीखने को मिलता है कि किस लोगों को प्रायोरिटीज़ दी जानी चाहिए और कैसे डिसिप्लिन में रहना चाहिए। दूसरी बात, यहाँ की लाइफस्टाइल मतलब ऐसा समझो कि थोड़ी बहुत सेम भी है और थोड़ी बहुत अलग भी है। अपने इंडिया की कंपेयर में देखा जाए तो यहाँ पे ऐसा है कि मल्टीकल्चरल लोग रहते हैं। इंडिया में भी बहुत सारे मल्टीकल्चरल लोग रहते हैं, फॉरेन के भी लोग रहते हैं, बट यहाँ पे ऐसा है कि पूरे वर्ल्ड में ऐसे लोग आके यहाँ पे बसते हैं। फिर मेन चीज़ तो ये है कि उनके बीच में जो एक बॉन्ड बना रहता है, मतलब सेंस का बॉन्ड बना रहता है, रिस्पेक्ट का बॉन्ड बना रहता है, वो यहाँ पे आपको लिटरली देखने को मिलेगा। यहाँ पे कोई लोग रसिया से आ रहे हैं, कोई यूएसए से आ रहे हैं, फिर चाइना से आ रहे हैं, इंडिया से आ रहे हैं, पाकिस्तान से आ रहे हैं, बांग्लादेश से, दुनिया भर की कंट्री से लोग यहाँ पे आके रह रहे हैं और एक दूसरे को किसी से कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं है, कोई लेना देना नहीं है, कुछ भी नहीं है। सब लोग शांति से रह रहे हैं, आराम से रह रहे हैं। और लिटरली आपको एक चीज़ बताऊँ, मैंने यहाँ पे 1 साल कंप्लीट हुआ, एक भी झगड़ा नहीं देखा अभी तक, एक भी झगड़ा लोगों के बीच में कि किसी ने किसी को मार दिया, पीट दिया, ये हो गया। यहाँ पे मतलब ऐसे समझो कि एक्सीडेंट वगैरह भी मैंने इतना ज़्यादा नहीं देखा, बट जब होते भी है ना, तब लोग ऐसा रिएक्ट नहीं करते कि हाँ तेरे को ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, मेरे चाचा एमएलए है। ऐसी ऐसी सारी बातें कोई नहीं करता। यहाँ पे सबको पता है कि जाने देते हैं, मिस्टेक ही है। अदरवाइज आप अपने हिसाब से ये चीज़ें करने जाओगे कि मारपीट कर दो, ये वो कर दो, सीधा डिपोर्ट कर देंगे। क्योंकि यहाँ पे सिस्टम ही ऐसा है, तुम यहाँ पे आके यहाँ के रूल तोड़ोगे तो यहाँ की गवर्नमेंट आपको छोड़ेगी नहीं, आपको डिपोर्ट कर देगी आपकी कंट्री में सीधा, और फिर आपको वापस आने के चांस भी नहीं मिले। क्योंकि यहाँ पे लोग ऐसा चाहते हैं कि आप भी शांति से रहो और हमको भी शांति से रहने दो। इन शॉर्ट की यहाँ पे जितने भी लोग रहते हैं, सब लोग मिलजुल के रहते हैं। चाहे लैंग्वेज की प्रॉब्लम हो, किसी की अरेबिक लैंग्वेज है, किसी की इंग्लिश लैंग्वेज है, किसी की चाइनीज़ लैंग्वेज है, किसी की हिंदी लैंग्वेज है, बट सब लोग मिल के ही रहते हैं मोस्टली। और यहाँ पे ऐसा है कि मोस्टली इंग्लिश का ऐसा है कि टूटी फूटी तो इंग्लिश सब लोग बोल लेते हैं, बट जो मैसेज कन्वे करना होता है ना, तो फिर वो हो जाता है। तो फिर यहाँ पे ऐसा है कि कोई किसी का मजाक नहीं उड़ाता लैंग्वेज को लेके कि चलो इसी ने कुछ इंग्लिश में बात करी और उसको थोड़ा ग्रामेटिकली मिस्टेक हो गया, तो वो लोग ऐसा नहीं बोले कि नहीं तू यहाँ पे गलत है तेरा। लोग अपने आप मतलब काम से मतलब रखते हैं। चलो हाँ, इसने कुछ बोला मेरे को समझ आ गया तो बात खत्म। ऐसा नहीं कि लोग किसी को क्रिटिसाइज करने बैठे कि इसको ये नहीं आता, वो नहीं आता, ऐसा कुछ नहीं करता। हाँ, बट ये एक चीज़ बहुत ज़रूरी है कि आपको इंग्लिश लैंग्वेज यहाँ पे आनी चाहिए। एटलीस्ट इतनी इंग्लिश तो आपको आनी चाहिए जितना कि आप एक मैसेज कन्वे कर पाओ। आपको कुछ बताना है सामने वाले को और आप एक्सप्लेन ना कर पाओ, फिर आप ट्रबल में आ सकते हो। कुछ लोग मेरे को ये भी पूछते हैं कि यहाँ पे जॉब्स वगैरह का क्या सिस्टम है, कैसे जॉब मिलती है इंडियन को, फिर कितना पे आउट मिलता है। तो यहाँ पे जॉब सिस्टम ऐसा है कि यहाँ पे बहुत सारे ऐसे पोर्टल्स है जहाँ पे आप जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हो। यहाँ पे आके भी कर सकते हो एज अ विजिटर, एंड इंडिया से भी अप्लाई कर सकते हो। और मैंने इस चीज़ पे एक ऑलरेडी डेडिकेटेड वीडियो भी बनाई हुई है, तो वीडियो आप मेरी चैनल पे जाके देख सकते हो। और अगर आपको वीडियो नहीं मिल रहा है तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में वीडियो की लिंक दे दूंगा, आप देख सकते हो कि यहाँ पे जॉब का मार्केट कैसा है और जॉब किस तरह से मिलती है। तो उस पर बहुत ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि उस पर ऑलरेडी मैंने आई थिंक 10-15 मिनट के वीडियो आराम से बना दिए, तो देख सकते हो। बट ऐसा सिस्टम थोड़ा बहुत बता देता हूँ कि जॉब के लिए मतलब मार्केट है
और बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ में मार्केट है, बट आईटी इंडस्ट्री के लिए बहुत ज़्यादा है, आईटी और डिजिटल मार्केटिंग सेक्टर में। क्योंकि यहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा इंडिया के कंपेयर में आपको बहुत ज़्यादा तगड़ा पैकेज मिल सकता है और सैलरी भी अच्छी खासी मिल सकती है। आप अगर जॉब के लिए अप्लाई करते हो तो फिर कभी भी फर्स्ट पेमेंट नहीं करना है, ये आपको चीज़ ध्यान रखनी है। क्योंकि मोस्टली जो भी जेन्यून कंपनी होती है कभी आपको बोलेगी नहीं कि आप पहले पे करो फिर आपको हम जॉब ढूंढ के देंगे। आप एजेंट के थ्रू आते हो तो वो भी आपको वेरीफाई करना ज़रूरी है कि वो एजेंट लेजिट है या नहीं है। सपोज़ कि आप यहाँ पे रहने के लिए आते हो, फिर यहाँ पे हाउस के रेंट वगैरह कैसे, लोग कैसे रहते हैं, कौन से एरिया में कैसे, कि यहाँ पे डिपेंड करता है कि आप कौन से एरिया में रह रहे हो। यहाँ पे किसी किसी एरिया में आपको अगर रेंट पे रहना है तो आपको 1 BHK 2 BHK 3 BHK आपके डिपेंड मतलब बजट पे डिपेंड करता है कि आप कौन से एरिया में रह रहे हो। आप दुबई जैसे एरिया में रहोगे जहाँ पे इंडियन कम्युनिटीज़ रहती है, वहाँ पे कंपेरेटिवली लो प्राइस है, बट रेंट फिर भी आपको ऐसे 10-12 या 15-20 हज़ार के आसपास तक के मिलेंगे। वो डिपेंड करता है कि आपको किस टाइप के घर चाहिए, बट इतना बजट तो मिनिमम होना ही चाहिए, तब आप रह सकते हो। और यहाँ पे चीज़ों की प्राइसेस वगैरह ऐसे ऑनलाइन सुपर स्टोर में देखने जाओगे तो कुछ चीज़ें ऐसी होती है कि इंडिया की कंपेयर में थोड़ा सा मतलब सिमिलर प्राइसेस रहेंगे, और कुछ चीज़ें ऐसी होती है कि आपको बहुत ज़्यादा महंगा लग सकता है। क्योंकि मैंने भी बहुत सारे सुपर स्टोर्स में यहाँ पे विज़िट किया हुआ है, बहुत सारी चीज़ें ली है, तो मैंने ये चीज़ें एक्सपीरियंस करी हुई है। यहाँ पे चीज़ें थोड़ी महंगी हो सकती है, तो फिर वो पर्सपेक्टिव आपको चेंज करना पड़ेगा। यहाँ पे ऐसे कई सुपर स्टोर है, जैसे डे टू डे वगैरह है। डे टू डे यहाँ पे जो सुपर स्टोर है वो अपने डी मार्ट की तरह है। डी मार्ट पे जैसे अपन अफोर्डेबल चीज़ें मिल जाती है लो प्राइस में, वैसे ही यहाँ पे डे टू डे जैसे सुपर स्टोर आपको दुबई क्या यूएई के हर एमिरेट में मिल जाएगी। तो बाकी अदर सुपर स्टोर में जाओगे तो चीज़ें थोड़ी एक्सपेंसिव मिलेगी। यहाँ पे ऑनलाइन शॉपिंग का सिस्टम ऐसा है कि इंडिया में जैसे अपन अमेज़ोन, फ्लिपकार्ट और मीशो वगैरह चीज़ें हैं, और ये फूड के लिए जोमेटो, स्विगी, और ये कोई भी चीज़ें रैंडमली ऐसी चीज़ें मंगवानी है तो जेप्टो या फिर ब्लिंकिट ऐसी चीज़ों ऐसे सुपर स्टोर्स या तो फिर ऑनलाइन वेबसाइट है जहाँ से आप मंगवा सकते हो। यहाँ पे भी ऐसा ही है कुछ थोड़ा बहुत, बट यहाँ पे मोस्टली नून करके एक एप्लीकेशन होती है, फिर अमेज़ोन होता है, और कई सारे प्लेटफॉर्म्स है, बट ये 2 प्लेटफॉर्म सबसे ज़्यादा पॉपुलर है यहाँ पे, नून एंड अमेज़ोन, जहाँ से आप ऑनलाइन कुछ भी कपड़े से लेके कोई भी चीज़ें मंगवा सकते हो। और अपना जैसे ब्लिंकिट एंड जेप्टो है जहाँ से इंस्टेंटली डिलीवर हो जाती है चीज़ें, वैसे यहाँ पे नून के अंदर भी 4-5 एप्लीकेशन है और एम्बेडेड है। सुपर मॉल ऐसा करके कुछ एप्लीकेशन आती है उसके अंदर, जिसमें आप चीज़ें मंगवाओ और सेम डे डिलीवर हो जाती है। बट ये चीज़ मेन डिफरेंस ये है कि अपने यहाँ पे जब हम कुछ भी डिलीवरी लेते हैं तो मोस्टली फ़ोनपे का यूज़ करते हैं या तो फिर गूगल पे का यूज़ करते हैं। एक बात मैं आपको बताना चाहूँगा कि एक चीज़ में हम दुबई से बहुत ज़्यादा आगे हैं, और ये है कि फ़ोनपे और गूगल पे जैसी यूपीआई वाली एप्लीकेशंस का सिस्टम। ऑल्दो यहाँ पे दुबई में ऑलरेडी यूपीआई लॉन्च कर दिया है, जिस वजह से आप फ़ोनपे, गूगल पे ये सारी चीज़ें यूज़ कर सकते हो, बट अभी इतना स्प्रेड आउट नहीं हुआ है। यहाँ पे आप हर स्टोर में गूगल पे या फ़ोनपे नहीं यूज़ कर सकते हो, आप सिर्फ कुछ ही स्टोर्स में फ़ोनपे, गूगल पे यूज़ कर सकते हो। तो अभी इतना ज़्यादा यहाँ पे हुआ नहीं है। यहाँ पे लोग मोस्टली अभी भी कैश पे डिपेंडेंट है, तो ये चीज़ में मैं थोड़ा प्राउडली बोलना चाहूँगा कि अपना इंडिया बहुत ज़्यादा आगे है। यहाँ पे सिर्फ मोस्टली कार्ड या तो फिर कैश पे ज़्यादा लोग डिपेंडेंट रहते हैं। यहाँ पे बैंकिंग सिस्टम के लिए भी थोड़ा ऐसा है कि एकदम सुपर फास्ट है। अपने को ऐसे इंडिया में बैंक में जाना पड़ता है, सपोज़ कि कोई अकाउंट खुलवाना है बैंक में, तो आपको बैंक में जाना पड़ेगा, लाइन में खड़ा रहना पड़ेगा, फॉर्म भरना पड़ेगा, पता नहीं आधा घंटा 1 घंटा भी लग जाएगा। फिर पासबुक आपको इंस्टेंटली नहीं मिलेगी। पासबुक इंस्टेंटली भी मिल जाती है कुछ बैंक्स में, कुछ में नहीं मिलती है, बट इनफैक्ट कि टाइम लगता है। यहाँ पे ऐसा है कि आपको जस्ट ऑनलाइन एप्लीकेशन खोलना है, बहुत सारी बैंक्स है यहाँ पे, कोई भी आपको जो भी प्रिफरेबल बैंक हो उसकी एप्लीकेशन डाउनलोड करना है या तो फिर वेबसाइट पे जाना है और बेसिक इन्फॉर्मेशन फिलअप करनी है, एंड विद इन मिनट्स आपको आपका अकाउंट मिल जाएगा, अकाउंट नंबर सारी चीज़ें मिल जाएगी, एंड 1 to 2 या फिर 3 मैक्स टू मैक्स 3 दिन के अंदर आपको ये जो एटीएम कार्ड होता है वो भी मिल जाएगा।
तो यहाँ पे बैंकिंग का सिस्टम बहुत ही सुपर फास्ट है। वेदर के बारे में भी बहुत सारे लोग ये पूछ रहे थे कि वहाँ पे मोस्टली क्या गर्म होता है क्या, क्योंकि दुबई पूरा डेजर्ट में है और कुछ लोग बोलते हैं कि वो गर्मी ही गर्मी होती है, तो ऐसा कुछ नहीं है। अपने जैसे इंडिया में मोस्टली 3 सीज़न होती है, 3 मेन सीज़न, विंटर, समर एंड मानसून, राइट। यहाँ पे मानसून जैसी कोई सीज़न नहीं होती है, यहाँ पे सिर्फ 2 सीजन्स होती है, एक विंटर एंड समर। समर का टाइम जो होता है मोस्टली अप्रैल के आसपास से स्टार्ट हो जाता है एंड अप्रैल में जून जुलाई अगस्त एंड सितंबर तक रहता है। फिर अक्टूबर के बाद से थोड़ा ठंड का मौसम स्टार्ट होता है थोड़ा थोड़ा करके, एंड अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी से मार्च तक ऐसे ठंड का माहौल रहता है। और ऐसे देखा जाए तो यहाँ पे गर्मी तो पड़ती है, गर्मी थोड़ा मतलब इंडिया के कंपेयर में देखा जाए तो फिर गर्मी थोड़ा ज़्यादा ही पड़ता है। ऐसे समझ लो कि यहाँ पे अपने इंडिया में 30 डिग्री टेम्परेचर है, राइट। तो यहाँ पे अगर 30 डिग्री टेम्परेचर होगा तो ऐसा इतना फील होगा कि 33 या 34 जितना है ऐसा लगेगा। मतलब ह्यूमिडिटी यहाँ पे ज़्यादा रहती है। और पीक समर टाइम में तो आप पूछो ही मत, इतनी गर्मी होती है, इतनी ह्यूमिडिटी होती है कि हद से ज़्यादा। आप सिर्फ रूम से बाहर निकलो और बस 2 मिनट के अंदर पूरा नहा लोगे पसीने से, ऐसी चीज़ें होती है। और इसी वजह से यहाँ पे जितने भी मोस्टली बाहर के जो लोग होते हैं जिनको इतनी ज़्यादा गर्मी वो नहीं क्या सह नहीं पाते हैं और इतने ज़्यादा गर्मी में रह नहीं पाते, जैसे रशियन लोग वगैरह हो गए, इनका मोस्टली ठंडा मौसम रहता है, राइट। छाता लेके घूमते हैं समर के टाइम में। अपने इंडियन लोगों को तो आदत सी हो गई है, 40 हो या 50 हो, अपन तो ऐसे घूम लेते हैं। थोड़ी बहुत मतलब ह्यूमिडिटी गर्मी हो जाती है बट चल जाता है। अपन को ऐसे मतलब इंडियन लोगों को, इंडियन पाकिस्तानी लोगों को ऐसी चीज़ों से आदत है, तो इतना ज़्यादा लोड नहीं है। बाकी सब लोग यहाँ पे विंटर का ही वेट करते रहते हैं। जैसे विंटर आता है भाई साहब, सारे टूरिस्ट लोग भी यहाँ आ जाते हैं, पूरी दुनिया इधर आ जाती है। इतने से दुबई में इतनी सी दुनिया आते हैं भाई। विंटर्स में आपको बहुत सारे टूरिस्ट लोग देखने को मिल जाएंगे। आपको हर जगह पे यहाँ पे जितने भी टूरिस्ट अट्रैक्शंस है मोस्टली यहाँ पर आपको ये लोग देखने को मिल जाएंगे। और इसी वजह से विंटर का ये जो टाइम है, इस दौरान आपको ये जो भी टूरिस्ट प्लेसेस पे जाओगे थोड़ा ज़्यादा भीड़ देखने को मिले कंपेरेटिवली, और समर के टाइम में इतना नहीं मिलेगी। और इसी वजह से समर में भी थोड़ा टूरिज़्म को बढ़ावा देने के लिए दुबई की गवर्नमेंट या तो फिर ये जो भी जितने भी टूरिस्ट अट्रैक्शंस है अपना प्राइजेस कट डाउन कर देते थोड़ा, मतलब 50% या 30-40% जितना। तो अगर आप ऐसे समर में आओगे ना तो फिर आपको हर टूरिस्ट अट्रैक्शन में ऑलमोस्ट हर टूरिस्ट अट्रैक्शन पे आपको डिस्काउंटेड रेट में देखने को मिल जाएगा। जैसे कि आप बुर्ज खलीफा हो गया, फिर एटलांटिस एक्वा वाटर पार्क हो गया, फिर दुबई फ्रेम हो गया, फिर म्यूजियम ऑफ फ्यूचर या म्यूजियम ऑफ फ्यूचर ना म्यूजियम ऑफ फ्यूचर याद करने थे मेरे को अच्छे से, हाँ म्यूजियम ऑफ फ्यूचर, राइट। तो मतलब ये सारी जगह पे आपको डिस्काउंटेड रेट में मिल जाएगा। अभी तक मैंने वैसे देखा जाए तो सबसे पहले देख लिया था बुर्ज खलीफा, एटलांटिस एक्वा वाटर पार्क भी जाके आ गया, दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में भी मैच देख लिया, है ना म्यूजियम ऑफ फ्यूचर। फिर दुबई फ्रेम अभी मेरे को बाकी है, फिर म्यूजियम ऑफ फ्यूचर जाके आया बट ऊपर अभी गया नहीं मैं, वो एक्सपीरियंस करना बाकी है। फिर बर दुबई देख लिया, अबू धाबी घूम लिया पूरा, शारजाह बाकी है, क्या बात मिराकल गार्डन बाकी है। और ये यहाँ पे एक इवेंट होती है जो ऑलमोस्ट 6 मंथ्स चलती है, ग्लोबल विलेज करके, वो मस्ट वॉच या मस्ट विजिट इवेंट है। अगर आप इंडिया से, पाकिस्तान से या कहीं से भी आते हो दुबई में विंटर में आते हो तो ये आपको मोस्टली विंटर में देखने को मिलेगा, क्योंकि समर में ये इवेंट बंद हो जाता है। ग्लोबल विलेज में ऐसा है कि वहाँ पे बड़ा सा एक स्पेस है जहाँ पे दुनिया भर की अराउंड 20-22 कंट्रीज़ के पेविलियंस लगे होते हैं ऐसे। तो अलग अलग कंट्री के पेविलियन में आप जा सकते हो, उनका कल्चर कैसा है वो एक्सपीरियंस कर सकते हो। और वहाँ पे आपको जिस भी कंट्री के पेविलियन में जाओगे वहाँ का आपको कल्चर इन शॉर्ट नटशेल देखने को मिल जाएगा। अपने जैसे कि इंडिया के पेविलियन में मैं गया था तो वहाँ पे मोस्टली कपड़े थे, फिर खाना था, मतलब इंडिया का जो भी फेमस खाना हो वो चीज़ें थी,
फिर परफ्यूम वगैरह की शॉप थी, मसाले थे। और इंडिया जिस चीज़ के लिए फेमस है मोस्टली इसके इसी चीज़ों के वहाँ पे स्टोर आपको देखने को मिल जाएगी। जैसे मिडल ईस्ट के जितनी भी कंट्रीज़ होती है, ये लोग परफ्यूम के लिए फेमस है, मसाले के लिए फेमस है, फिर गोल्ड वगैरह हो गया, फिर ऐसी सारी चीज़ों के लिए मतलब अलग अलग कपड़े वगैरह, शूज़, सारे स्टोर्स आपको वहाँ पे मिल जाएंगे और आप वहाँ से खरीद सकते हो। एज अ सुवेनियर आपको घर पे लेके जा सकते हो और दिखा सकते हो कि आई वॉज इन दुबई हबीबी। तो ये चीज़ें मतलब एक्सपीरियंस करना बहुत अमेजिंग बात होती है। मैं वैसे ही व्लॉग वीडियोस बनाता रहता हूँ, तो मेरे को तो दुबई एक्सप्लोर करना मस्ट हैव सिचुएशन या फिर जो भी कह लो, बट मेरे लिए तो विज़िट करना है ही है मेरे लिए। तो मैं तो बहुत सारी प्लेसेस एक्सप्लोर करता रहता हूँ और आप लोग भी मेरे को बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हो, इसके लिए बहुत ज़्यादा थैंक यू। और भी ज़्यादा मैं ऐसे ही एक्सप्लोर करता रहूँगा बहुत सारी चीज़ें। अभी तो बहुत सारी जगह बाकी है, मैं शारजाह घूमना बाकी है, फिर दुबई एक्वेरियम बाकी है, और भी बहुत सारी चीज़ें घूमूंगा मैं और ऐसे ही वीडियोज़ बनाता रहूँगा। तो इन शॉर्ट ये है कि यहाँ पर टूरिज़्म का एक नंबर भाई। दूसरी चीज़ ये है कि आप सिक्योरिटी एंड सेफ्टी के बारे में दुबई को एक नंबर घोषित कर दो सच में, क्योंकि यहाँ पे सिक्योरिटी एंड सेफ्टी के बारे में आपको कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आप रात के 1 बजे, 2 बजे या 3 बजे भी अकेले जा सकते हो। डजेंट मैटर इफ़ यू आर मैन और वुमन। यहाँ पे आपको कोई तंग करने वाला नहीं मिलेगा, यहाँ पे आपको कोई छेड़ने वाला नहीं मिलेगा। हाँ, मैंने यहाँ पे ऐसे 1-2 इंसिडेंट्स ऐसे मेरी रीच में आए हैं कि जहाँ पे मेरे को ऐसा पता चला कि हाँ ये ऐसा हुआ, छेड़खानी हुई या ऐसा वगैरह। बट वो चीज़ें इतनी भी कॉम्प्लिकेटेड नहीं कि जितना हमने आज तक अपने सराउंडिंग में देखा हुआ हो। तो यहाँ पे मतलब सिक्योरिटी एंड सेफ्टी के बारे में एक नंबर है, आपको मानना पड़ेगा। आप रात में सपोज़ कि आपको 2 बजे भूख लगी है और आपको खाने के लिए जाना है बाहर और आपके साथ कोई भी नहीं है, आप आराम से अकेले जा सकते हो रेस्टोरेंट या स्टोर तक, आराम से अकेले आ सकते हो। आपको कोई छेड़ने वाला नहीं होगा, कोई परेशान करने वाला नहीं होगा। और अगर बाय मिस्टेक किसी ने आपको ऐसा कर दिया तो आप इंस्टेंटली कंप्लेंट भी कर सकते हो। फ़ोन एप्लीकेशन यहाँ पे होती है, पुलिस को ये इंसिडेंट के बारे में बताने के लिए भी यहाँ पे एकदम सिंपल सिस्टम है। और दूसरा चीज़ ये है कि दुबई तो मोस्ट हैपनिंग सिटी है, ये तो आपको मानना पड़ेगा। यहाँ पे दुनिया भर के इवेंट होते रहते हैं, कल्चरल इवेंट होते रहते हैं। फिर आपको जहाँ पे आपको मतलब ऐसे समझो कि टेक्नोलॉजी का इवेंट हो रहा हो या तो फिर रिलीजियस इवेंट हो रहा हो, फिर बिजनेस के रिलेटेड बहुत सारे इवेंट्स मिल सकते हैं। तो आप जिस भी डोमेन में हो, जहाँ पे भी आपको इंटरेस्ट है, तो उस इवेंट में आप पार्टिसिपेट करते हो। नो मैटर कि आपका क्या एक्सपीरियंस है, कहाँ से आते हो, कैसे हो, डजेंट मैटर। सब लोग इतना ज़्यादा वेलकमिंग है कि आपको ऐसा कभी लगेगा ही नहीं कि हाँ कि ये लोग बड़े हैं, हम लोग छोटे, हम लोग बड़े हैं, ये लोग छोटे। ऐसा कुछ भी नहीं होगा। सब लोग यहाँ पे सबको इक्वली ट्रीट करते हैं और आपको ऐसे ग्रो होने का मौका मिलता है यहाँ पे, क्योंकि ये इवेंट्स ही इसलिए बनाई जाती है कि आप लोगों के साथ इंटरेक्ट कर पाओ, लाइक माइंडेड पीपल के साथ आप टाइम स्पेंड कर सको, इनके साथ अपने थॉट्स शेयर कर सको, आइडियाज शेयर कर सको। दूसरी चीज़ मैंने यहाँ पे आने के बाद एक नोटिस करी कि यहाँ पे आने के बाद लोगों का पर्सपेक्टिव ही चेंज हो जाता है। लोगों का तो मेरे को इतना ज़्यादा पता नहीं है, मेरा तो एकदम से ही पर्सपेक्टिव चेंज हो गया। यहाँ का 50 दिरहम मतलब ऑलमोस्ट क्लोज टू 1000 रुपीज़ होता है इंडिया का। तो यहाँ पे अगर मेरे को 50 दिरहम स्पेंड करने हैं तो फिर मैं इतना ज़्यादा सोचूंगा नहीं, क्योंकि अभी मेरा माइंडसेट ऐसा हो जाता है कि चलो सिर्फ 50 ही दिरहम है ना, राइट। बट अगर उसको उस चीज़ को इंडिया की करेंसी में कन्वर्ट करने जाए तो वो 1000 रुपीज़ के आसपास होती है। तो ये चीज़ आपको थोड़ा टाइम लगेगा, बट ये चीज़ आपका पर्सपेक्टिव चेंज हो जाएगा। चलो ये 50 दिरहम है, चलो ये चीज़ ले लेते हैं, 50 दिरहम आ जाएंगे। और वहाँ पे फिर इंडिया की करेंसी में कैलकुलेट करने जाओगे, ओ ये तो 1000 रुपये है। तो ये थोड़ा अगर ऐसे करेंसी का आप डिफरेंस करने जाओगे तो तुमको थोड़ा गिल्टी होगा कि हाँ चलो इतनी ज़रूरत नहीं थी। बट फिर आप थोड़ा ऐसे यहाँ के माइंडसेट के हिसाब से देखने जाओगे तो हाँ सिर्फ 50 दिरहम ही तो है, बाद में कमा लेंगे या तो फिर आ जाएगा। तो फिर ये चीज़ें बहुत ज़्यादा मैटर करती है लाइफ में। और इस लास्ट पॉइंट के साथ अपना वीडियो ख़त्म करेंगे। यहाँ की जो लाइफस्टाइल एंड ग्रोथ के हिसाब से आप देखने जाओगे
तो यहाँ पे बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ है। अगर आप दुबई आते हो और अपना करियर सेट वगैरह करना चाहते हो तो आपको बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ मिलेगी। यहाँ पे बहुत सारे ऐसे लोग मिलेंगे जिनके साथ आप नेटवर्किंग करके आप आगे बढ़ सकते हो। यहाँ पे बहुत सारी ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ मिलती है। डजेंट मैटर आप कोई भी क्लास से हो, आप अगर लोअर क्लास से हो, मिडिल क्लास से हो या अपर क्लास से हो, आपकी हर कैटेगरी के लोग यहाँ पे मिल जाएंगे। यहाँ पे कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जिनको 1000 दिरहम भी सैलरी होगी। यहाँ पे कुछ लोग ऐसे होंगे कि यहाँ पे 1 लाख या 10 लाख दिरहम की भी सैलरी होगी। तो हर क्लास के लोग यहाँ पे मिल जाएंगे। आप अपने आप को किस तरीके से अपलिफ्ट करते हो ये एक्सपोज करने के चांसेस बहुत ज़्यादा मिलते हैं। यहाँ पे 5000 दिरहम की सीधे आपको 15000 दिरहम की सैलरी भी मिल सकती है। वो बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है। आप कैलकुलेट करके देखना 15000 दिरहम मल्टीप्लाइड बाय 23 आपको मिल जाएगा कि कितना ज़्यादा होता है। मतलब यहाँ पे ऐसा ग्रोथ की कोई लिमिट नहीं है। और अभी तो एक नया पॉलिसी भी दिया है इन लोगों ने, दुबई की गवर्नमेंट ने कंटेंट क्रिएटर्स के लिए भी गोल्डन वीज़ा या ऐसा कुछ तो वीज़ा का कुछ अलग से एक चीज़ बनाई हुई है कि अगर आप एज अ कंटेंट क्रिएटर यहाँ पे आते हो, ग्रो करते हो, तो आपको 10 साल का ऐसा कुछ तो वीज़ा मिलेगा। तो यहाँ पे मतलब जो भी कंटेंट क्रिएटर्स वगैरह है जिनके पास ना कोई डिग्री, डजेंट मैटर कि आपके पास कोई डिग्री हो, कोई एजुकेशन, आपको कंटेंट बनाना आना चाहिए। वो चाहे वीडियो कंटेंट हो या फिर रिटन कंटेंट हो, आप कंटेंट बनाओ, सोशल मीडिया पे अपलोड करो और ब्रांड्स को ग्रो करने में हेल्प करो। तो ये सारी चीज़ों में आप यहाँ पे बहुत ज़्यादा, हद से ज़्यादा स्कोप है। और यहाँ पे मैंने देखा है कि यहाँ पे जितने भी कंटेंट क्रिएटर्स है इतना बड़ा बड़ा रकम कमाते हैं भाई, आप इमेजिन नहीं कर सकते हो। इतने ब्रांड डील्स उनको मिलते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको मतलब यहाँ पे हद से ज़्यादा मिलेगी। आपको दुबई से बेस्ट आई डोंट थिंक कि कहाँ पे भी ऐसी चीज़ मिल सकती है कि आपको बिना किसी एजुकेशनल सर्टिफिकेट के एज अ कंटेंट क्रिएटर जहाँ पे ग्रोथ का मौका मिले। सो मेरा भी गला पेन कर रहा है, पानी पी लेता हूँ भाई। इतना बड़ा वीडियो भाई, इतना ज़्यादा इन्फॉर्मेशन, गला बैठ गया भाई वीडियो बनाते बनाते। 46 मिनट्स नॉन स्टॉप बोला हूँ मैं। सो आज की वीडियो यहाँ पर ही ख़त्म करते हैं गाइस। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी और बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होगी वीडियो आई थिंक मेरे को, क्योंकि ऐसा लगता है कि मेरे माइंड में जितना भी था मैंने भर भर के दे दिया है। तो मेरे को ऐसा लगता है कि एक दो ऐसी चीज़ें और भी मिसिंग होगी जो मैं ऐड नहीं कर पाया होगा। बट आप मेरे को सजेशन दीजिए, आप मेरे को कमेंट सेक्शन में पूछिए कि आपको किस टाइप की इन्फॉर्मेशन चाहिए, किस टाइप की आपको वीडियोस चाहिए, किस बारे में आपको जानना है। तो अगर मैं हो सके मेरे पास जितनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन होगी, ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन, वो आपके साथ शेयर करने की कोशिश करूँगा। और ऐसे ही आप मेरे वीडियोस देखते रहिए, लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए। और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करते रहिए, दूसरों को भी करवाइए। रेंडमली किसी के भी फ़ोन में जाके मेरी चैनल सब्सक्राइब करवा दीजिए। रैंडमली। थैंक यू वेरी मच।